अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। ये हमारा फ़िज़िकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है और वैसे हमारा लेक्चर नंबर 14 है पीपीएससी लेक्चरर सीरीज़ का। तो मैं आपको अगर स्टार्ट पे एक बात बताना चाहूँ, अगर तो आप एक्चुअल में सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सिर्फ देखने के लिए आए हैं, चेक करने के लिए आए हैं, तो आप अभी से जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो नोट्स हैं ये मुख्तलिफ़ किताबों से प्रिपेयर किए गए हैं और इसकी इम्पोर्टेंस का पता अगर आप इसको कंप्लीट वॉच करते हैं, उसके बाद जो मैंने आपको बुक्स पीडीएफ में सेंड की हुई हैं और उनको पढ़ते हैं और उसके बाद आप प्रीवियस पेपर को देखते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन लेक्चर्स की इम्पोर्टेंस क्या है और उन किताबों की इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली अभी जो हमारा प्रीवियस पेपर हुआ था तो स्टूडेंट्स ने सर पकड़ लिया था कि पता नहीं कहाँ से पेपर आ गया। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि कहाँ से पेपर आया हुआ था। वो बुक्स भी बहुत सारे लोगों को मिल गई हैं और अगर आप नए हैं तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम का या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वो बुक्स भी हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एक और बात सुन लें कि आप इन चीज़ों को जब देखते हैं या वीडियो को देखते हैं या किताब को पढ़ते हैं तो आप लाजमी अपने पास नोटबुक रखा करें और उसको अपने पॉइंट्स को नोट किया करें अपनी वर्डिंग के अंदर। बेसिकली जब आप एक दफ़ा किताबें पढ़ते हैं एक टॉपिक के लिए, मुख्तलिफ़ 4 से 5 किताबें अगर आप पढ़ रहे हैं तो बार बार इतना टाइम नहीं होता कि पढ़ी जाए। इसलिए जो आपने वहाँ से सीखा है उसको आप साथ साथ नोट करते जाया करें, ठीक है, ताकि जब एग्ज़ाम करीब होता है तो आप उसको अच्छे अंदाज में दोबारा जल्दी टाइम सेविंग के साथ रिवाइज़ कर सकें। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, अ केमिकल इक्विलिब्रियम इन विच प्रोडक्ट्स ऑफ ए रिएक्शन कैन रिएक्ट टू फॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स अंडर द सेम सेट ऑफ कंडीशन। बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो जिस स्पीड के साथ या जिस लिहाज से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी लिहाज से वो दोबारा रिएक्टेंट में आते जाएं। अगर ये कंडीशन सेम चलती रहे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ठीक है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है उस वक़्त केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएं तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। नेवर अंडरगो कंप्लीशन। आपको पता है कि जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती जा रही है, तो इट्स नेवर कंप्लीट। ठीक है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा रिएक्शन। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो है ना आपसे 2017 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक रिएक्शन था केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो वहाँ पे कंडीशन थी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसके लिए कंडीशन होती है मस्ट के रिएक्शन किसी क्लोज्ड वेसल के अंदर होना चाहिए। अगर ओपन हुआ तो ज़ाहिर सी बात है वो तो फिर चीज़ें उड़ती जाएंगी बाहर को, तो मस्ट भी क्लोज्ड वेसल होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, अमोनिया की फार्मेशन हो रही है, 450 डिग्री टेम्परेचर है, आयरन कैटालिस्ट है, हाई प्रेशर अप्लाई किया है हमने, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले हैं और अमोनिया बना है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड RF जो है ना, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, तो जैसे ही दोनों चीज़ें यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स, ये अगर पैरेलल हो जाए कर्व हमारे पास, अगर कर्व जो है वो पैरेलल हो जाए
तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम के ऊपर दो काम होते हैं। एक तो ये है कि हमारी जो जब इक्विलिब्रियम बना है तो उस वक़्त रिएक्शन जो है वो सीज़ हो जाए, यानी क्या है कि हमारे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो कंज्यूम हो जाएं। ठीक है, हमारे रिएक्टेंट जितने भी हैं वो कंज्यूम हो जाएं, यानी रिएक्शन सीज़ हो जाए। तो इस वक्त जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेशनरी हो जाएगा या स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में जाते जाएंगे, हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते जाएंगे और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस आती जाएगी। तो इस वक्त जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा उसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मीन समथिंग इन मोशन। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे उस कंडीशन को जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। सो दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब थोड़ी सी दो किस्म के हमारे पास रिएक्शन होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन विच अकर इन वन डायरेक्शन इरिवर्सिबल हो गया। ठीक है, चेंज इन फ्री एनर्जी इज़ ज़ीरो, इज़ नेगेटिव। सॉरी, देखें इस चीज़ को भी समझें। डेल्टा जी को बोलते हैं चेंज इन फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का नाम भी देते हैं। कहता है कि जो नेगेटिव होती है वो इरिवर्सिबल में होती है। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है, और जब गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में आती है तो उस वक़्त कोई भी रिएक्शन जो होता है वो फिजिबल होता है। कोई भी रिएक्शन जो होता है वो फिजिबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे चेक करें कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा होगा जो दोनों डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, और इसकी फ्री एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जो होता है ना इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है इसमें हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है, मैक्सिमम वर्क मिलता है। अब इस चीज़ को समझें, जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना ये पब्लिक इतनी ही होती है जिनको पता ही नहीं होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। तो मैं आपको एक सादा से तरीके से बताता हूँ कि हमारा कोई सिस्टम है ना जिसमें रिएक्शन हो रहा है, तो वो मैक्सिमम वर्क जो वो सिस्टम कर सकता है, वो मैक्सिमम यूज़फुल वर्क जो सिस्टम हमारे लिए कर रहा है उसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, जितनी नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी होगी हम बोलेंगे कि वो सिस्टम उतना ही वर्क ज़्यादा कर रहा है। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये मैक्सिमम नॉन मैकेनिकल वर्क है जो कोई सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। जितनी वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी उतना ज़्यादा वर्क होता जाएगा। ठीक है, ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं इसमें नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि वो हमें ज़्यादा आउटपुट दे रही है, वो रिएक्शन ज़्यादा जो है ना हमें फ्रूटफुल लग रहा है और वो मैक्सिमम वर्क हमें दे रहा है। ठीक है, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें डेल्टा एस कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। डेल्टा एस अब क्या है जी, ये इंट्रापी है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर इंट्रापी ज़ीरो के इक्वल नहीं होती। ठीक है, या तो वो इंक्रीज़ करेगी या वो डिक्रीज़ करेगी। इसके बारे में हम फर्दर डिटेल जो है थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो होता है ना प्रोसेस रिवर्सिबल, ये मिनिमम वर्क हमें देता है, यानी ये ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, मिनिमम वर्क देता है। उसके बाद इस रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डेल्टा एस है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, यानी किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में जो इंट्रॉपी होती है वो ज़ीरो होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रॉपी भी ज़ीरो होती है, उसके बाद गिव्स फ्री एनर्जी भी ज़ीरो होती है। ठीक है,
और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो मस्ट बी इन अ क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड वेसल में ही प्रोसीड कर सकता है। ठीक हो गया। उसके अलावा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें टाइम कम लगता है। ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस होता है और इमेजिनरी प्रोसेस होता है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ये जेन्युइन होता है, इसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, टाइम कम लगता है और लेकिन वर्क इसमें। फिर उसके बाद है, कभी आपने सुना हो कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? तो ये हम थर्मोडायनामिक्स में फर्दर जो है इनकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने याद रखना है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंसेस हैं। जो मैंने बोले हैं आप इनको रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, एनर्जी जो होती है इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर क्या होती है, यानी जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी का नाम देते हैं। तो अभी हमने बात की है कि वो ज़ीरो होती है। ठीक है, डेल्टा जी ज़ीरो होती है एट इक्विलिब्रियम। तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के थ्रू डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये बेसिकली अभी हमने जो बात की है ना एंट्रोपी की, ये वो वाली है। ठीक है, और ये एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, तो अभी हम बोल सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी जब इक्वल टू ज़ीरो होगी तो डेल्टा एस और एंट्रोपी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी का याद रखिएगा। इससे हम बहुत सारे रिज़ल्ट भी ड्रा करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को रिलेट करते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम बड़े अच्छे से सीखेंगे और इसको हम थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री में भी अच्छे से सीखेंगे जी। तो उसके बाद इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मुख्तलिफ टाइप्स का हो सकता है। फिज़िकल इक्विलिब्रियम हो सकता है। फिज़िकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जिसमें फेज़ चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ। व्हेन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन सेम केमिकल स्पीशी, जब सेम केमिकल स्पीशी के दरमियान इक्विलिब्रियम हुआ, फॉर एग्जांपल ये आइस और वाटर के दरमियान इक्विलिब्रियम कायम होता है 0 डिग्री और 1 atm प्रेशर के ऊपर। ठीक है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है वाटर। तो वाटर सिर्फ और सिर्फ अपना फेज़ चेंज कर रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड फेज़ में चला गया है। सो फिज़िकल इक्विलिब्रियम मीन जिसमें सिर्फ और सिर्फ फेज़ चेंज हो रहा हो, और केमिकल इक्विलिब्रियम मीन जिसमें दो डिफरेंट यानी मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान रिएक्शन हो रहा हो। तो उस वक़्त ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरीक़ों का हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है और हेट्रोजीनियस हो सकता है। होमोजीनियस क्या होगा कि एक ही फेज़ में हो रहा हो, यानी सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगी वो एक ही फेज़ में एग्जिस्ट कर रही होंगी। लाइक ये वाला रिएक्शन है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलते हैं तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनता है। तो दिस इज़ ऑल, मतलब यहाँ पे सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं और प्रोडक्ट भी है वो गैस फेज़ में है। अगर फेज़ सेम होगा तो इट्स मीन कि वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। अगर फेज़ डिफरेंट हुआ यानी मोर देन वन हुए तो इट्स मीन कि वो हेट्रोजीनियस फेज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास सम फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कुछ बातें हैं फर्दर। आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के अंदर। इट इज़ डायनामिक इन नेचर, मीन्स रिएक्शन विल नॉट सीज। अगर सीज हो जाए ना तो पीछे भी हमने बात की है कि उस वक़्त वो स्टेशनरी हो जाता है। ठीक है, स्टेशनरी होता है। अगर वो डायनामिक है इट्स मीन के बोथ डायरेक्शन में वो प्रोसीड हो रहा है। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम ईदर साइड, लेफ़्ट राइट साइड, दोनों साइडों से अटेन हो सकता है। इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, यानी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ना कैटालिस्ट डालने से वो अनइफेक्टेड होती है, लेकिन
बट इट हेल्प्स टू अटेन दिस स्टेट रैपिडली। यानी क्या है कि टाइम को लेस कर देती है। जब हम डालते हैं ना कैटालिस्ट, तो रिएक्शन जल्दी हो जाता है, यानी रिएक्शन का टाइम पहले अगर 10 मिनट में होना था तो वो 5 मिनट में हो जाएगा। इट्स मीन कि रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, टाइम कम लगता है हमारे पास। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो कि कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं, तो बजाय इसके कि वो 2-3 दिन में हों, वो जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइम को कम करता है कैटालिस्ट, लेकिन इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट नहीं करता जी। तो एक्टिव मैस या मोलर कंसंट्रेशन, सॉरी पीछे थोड़ा सा चलते हैं। लॉ ऑफ मैस एक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन बेसिकली ये टोटली जो है ना थ्योरेटिकल अप्रोच है, थ्योरेटिकल अप्रोच है। ठीक है, यानी एक थ्योरेटिकल लॉ है। ठीक है, इसको प्रपोज करने वाले गुलबर्ग हैं और वेज हैं, 1864 में दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट हैं लाइक ए और बी हैं और ये चीज़ें बना रहे हैं, तो हम अगर इसका रेट लिखना चाहेंगे तो वो बेसिकली कहता है कि जो रेट होगा ना, रेट मतलब स्पीड होगी रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्टिव प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेट लिखता हूँ यहाँ पे, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। एक्टिव कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे थोड़ा सिंपल अल्फाज में, जस्ट फॉर इसलिए कि समझ जाएं आप, एक्टिव मैस का मतलब है कि वो वाले रिएक्टेंट जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वो वाले रिएक्टेंट जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अगर आप रेट लिख रहे हैं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और एफ, तो वो उसके लिए ये वाले रिएक्टेंट होंगे। अगर आप रेट लिख रहे हैं फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तो उसके लिए रिएक्टेंट ये वाले होंगे, सी और डी, सी की कंसंट्रेशन इनटू डी की कंसंट्रेशन। सो दिस इज़ बेसिकली सिंपल लॉ कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। अब एक्टिव मैसेज, और इसके बारे में हमसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ था प्रीवियस जी, तो 2015 में पूछा हुआ था कि एक्टिव मैस क्या होता है। इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मोल पर लीटर, या इसको आप लिख सकते हैं ग्राम मालिक्यूल पर लीटर। ठीक है, द प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, यानी अगर गैस है तो उस वक्त प्रेशर को आप कंसीडर कर लें। ये हमने प्रीवियस भी कहीं पढ़ा है कि गैसियस फेज़ में जब गैसेस की बात करते हैं तो उस वक्त हम कंसंट्रेशन को किसके लिए लिख देते हैं? प्रेशर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय, ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, एक्टिव मैस ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इज़ अज्यूम टू बी 1। ठीक है, यानी प्योर सॉलिड होगा या प्योर लिक्विड होगा, उसके लिए हम एक्टिव मैस लेते हैं 1 यूनिटी। इट्स यूनिट इज़ मोल पर लीटर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज। यानी वही बात होगी ना गैसेस के लिए कि जो गैसेस का हम पार्शियल प्रेशर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मैसेज के। जितनी मतलब गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या बोलते हैं, जितना हमारे पास पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा उतना उसका एक्टिव मैस यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी। उसके बाद है जी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, या इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट टू द दैट ऑफ एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर।
रिप्रेजेंटेड बाय Kc एंड Kp। बेसिकली ये रेशो है, Kc इज़ अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऊपर लेंगे ओवर कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे, दिस इज़ बेसिकली Kc। अब यहाँ पे कुछ रिज़ल्ट याद रखने हैं आप लोगों ने, ठीक है, और वो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अहम है। याद रखिएगा, इस Kc को देख के हम बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। देखें, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो है वो Kc के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है कि जब Kc बहुत यानी Kc की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज यील्ड के, ठीक है। यील्ड क्या होती है आपको पता है, प्रोडक्ट होती है, यानी जो चीज़ प्रोडक्ट बनती है हमारे केमिकल रिएक्शन में। अब जितना ज़्यादा Kc होगा उतना ज़्यादा वो रिएक्शन प्रोडक्टिव होगा, समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब जितना ज़्यादा Kc होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन वो प्रोडक्टिव होगा, मतलब उसकी आउटपुट उतनी होगी, उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। इट्स मीन कि Kc जो है वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन की स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Kc। रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन की जो स्टेबिलिटी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें, Kc जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्टेबिलिटी के। मतलब क्या है कि जितना आपका Kc बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा जो है ना स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे Kc अगर आपके पास Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी जाती है, बहुत ज़्यादा आ रही है, 1 से मतलब ज़्यादा आ रही है Kc की वैल्यू, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है अब ये प्रोडक्ट की तरफ फेवर कर रहा है, किस तरफ, फेवर टुवर्ड्स प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट की तरफ फेवर कर रहा है, और जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। कितनी अच्छी बातें हैं ना, रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है अगर Kc हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा आता है तो, और उसके बरक्स अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल आती है 1 से, तो यहाँ से हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो क्या कर रहा है, रिएक्शन किस तरफ फेवर है। पहले तो फॉरवर्ड था, ज़्यादा था, तो अब बैकवर्ड फेवर होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे तो हमने कहा कि कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्लो प्रोसीड हो रहा है। देखें सिंपल, आप Kc से कितने रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसी से रिलेटेड हमारे इस 2020 वाले पेपर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, Kc से रिलेटेड। तो जो हमसे जो पूछा गया था ना, वो उसने एक रिएक्शन दिया हुआ था, यानी रिएक्शन कोई लेट से A से B में कोई चीज़ जा रही है, और उसने Kc की वैल्यू दी हुई थी हमें। Kc दिया हुआ था 10⁻³ था। तो उसने पूछा हुआ था कि भाई अब बताएं रिएक्शन की कंडीशन के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा है कि जितना ज़्यादा छोटा होगा Kc, यानी Kc जितना ज़्यादा छोटा होगा रिएक्शन क्या होएगा, बैकवर्ड होएगा और स्लो प्रोसेस होगा। तो दिस मस्ट बी रिमेंबर, ठीक है। यही चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में तवक्को की जाती हैं। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें यानी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। Kc डज नॉट डिपेंड upon, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर के ऊपर भी, कैटालिस्ट के ऊपर भी, इनर्ट मटेरियल के ऊपर भी नहीं डिपेंड करता। डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम हैज़ बीन केप्ट ओनली डिपेंड upon टेम्परेचर, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है Kc। अभी इस चैप्टर में हम जितने भी Kc पढ़ेंगे वो सारे के सारे किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे, जस्ट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर। और यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि अगर हमारे पास प्रोसेस हुआ कोई
एक्सोथर्मिक। अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, ठीक है, तो उस वक्त जो Kc होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kc इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। और अगर डेल्टा H ज़ीरो हो जाए, यानी हीट ऑफ द रिएक्शन ही ज़ीरो हो जाए, तो उस वक़्त Kc जो होगा वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, यानी Kc टेम्परेचर के ऊपर, T के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। ये तो बात कर दी हमने एक्सो की, और थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, लेट से यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर आपके पास हुआ प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, तो फिर जो Kc होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। यानी आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट आपको प्रोवाइड करना पड़ रही है, तो इट्स मीन कि जितनी आप हीट प्रोवाइड करते जाएंगे उसी लिहाज से Kc बढ़ता जाएगा, उसी लिहाज से प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, और उसी लिहाज से रिएक्शन स्पीड अप होता जाएगा, ठीक है। और इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में रिएक्शन ऑलरेडी एनर्जी को एग्जिट कर रहा है, तो वहाँ पे आप जब टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, वहाँ पे आप हीट देने की कोशिश करेंगे, तो आपका रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड की तरफ फेवर करेगा, यानी Kc वहाँ पे स्मॉल आएगा। यानी एक ऐसा रिएक्शन है जो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी एग्जिट हो रही है, वो ऑलरेडी एनर्जी रखता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर देने की क्या ज़रूरत है। अगर आप टेम्परेचर देंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। इन चीज़ों को फर्दर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर डिस्कस भी करेंगे जी। तो अब वही चीज़ें हैं, फॉर एक्सोथर्मिक मैंने आपको बता दिया कि इन्वर्स होगा रिलेशन, फॉर एंडोथर्मिक डायरेक्ट होगा रिलेशन Kc का T के साथ। यूनिट ऑफ K हैं, इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, ये रिलेशन है, इसको भी हम फर्दर देखते हैं आगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझें जी। अभी तक हम पढ़ रहे थे अबाउट Kc। ये C क्या है, यानी कंसंट्रेशन है किसी सॉलिड की। Kc जो है सॉलिड या लिक्विड जब रिएक्टेंट हमारे पास होते हैं तो ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी Kc अभी हमने पढ़ा ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है। अभी तक ये हमने पढ़ा है। लेकिन अगर आपके पास कोई आइडियल गैस हो, इन केस ऑफ आइडियल गैस, आपके पास जब आइडियल गैस हो जाती है तो आप इस कंसंट्रेशन की जगह Kc की जगह पे ऊपर Kp का इस्तेमाल करते हैं, पार्शियल प्रेशर रिप्लेस करते हैं, आप Kp इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास आइडियल गैस होती है, ठीक है। अब Kp और Kc के दरमियान रिलेशन है, और वो ये नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं Kp इज़ इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। अब Kp का आपको पता चल गया कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर आइडियल गैसेस, ठीक है। और इसका पता चल गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ये R जो है ये जनरल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, और डेल्टा n क्या है, डेल्टा n देखें जी, डेल्टा n जो है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज डेल्टा n। अब यहाँ पे कहता है कि अगर दोनों का, यानी ये वाले और ये वाले का, कहता है एज लॉन्ग एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विच आर इन गैसियस स्टेट आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp आर इक्वल। जब
इन दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। लेट से ये भी 2 है और माइनस ये भी 2 है, इसकी भी 2 नंबर ऑफ़ मोल हैं, इसके भी 2 हैं, तो ये कैंसिल होके क्या बना आ जाएंगे 0। तो जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो 0 किसी भी चीज़ की पावर हो तो वो 1 हो जाता है। इट्स मीन के Kp और Kc इक्वल हो जाएंगे। किस केस में? जब डेल्टा n 0 होगा। डेल्टा n कब 0 आएगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होंगे। तो एक चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे की। कहता है कि अगर डेल्टा n ग्रेटर हुआ 0 से तो Kp भी ग्रेटर होगा Kc से। अब डेल्टा n ग्रेटर दैन 0 का क्या मतलब है? कि नंबर ऑफ़ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हों, ठीक है। जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर ही ये डेल्टा n की वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी। तो इट्स मीन कि जब डेल्टा n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो Kp जो होगा वो Kc से ज़्यादा होगा। इन अनदर केस जब डेल्टा n लेस दैन 0 होगा तो इट्स मीन कि Kp जो है वो लेस है Kc से, ठीक है। बस अगर आप ये चीज़ें याद रख लेते हैं तो इट्स ओके, ठीक है। Kp इज़ इक्वल टू Kc इज़ इक्वल टू Kx और इज़ इक्वल टू Kn। ये सारे के सारे जो कांस्टेंट हैं ये कब इक्वल होते हैं? जब डेल्टा n इज़ इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर आप इतनी चीज़ें याद रखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है जी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं वो दोबारा यहाँ पे कह रहा है, रिलेशनशिप में कह रहा है कि डेल्टा n 0 होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे। डेल्टा n पॉजिटिव का मतलब है डेल्टा n इज़ ग्रेटर दैन 0 होगा। तो पहले भी बात की कि Kp ज़्यादा होगा Kc से। अगर ये नेगेटिव हो गया तो Kc ज़्यादा होगा, यानी Kp कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल Kc के हम यूनिट की बात करते हैं, जब Kc का यूनिट हमसे पूछा भी जाता है, ठीक है। प्रीवियस 2017 वाले पेपर में भी हमसे पूछा गया था Kc का यूनिट। तो वो हमें एक इक्वेशन देता है और पूछता है कि Kc का यूनिट लिखें, ठीक है। याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन का पहले हम यूनिट पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक कोई रिएक्टेंट A और B हैं और ये कोई C प्लस D बना रहे हैं। एक मोल इसका है, एक ही इसका है, एक ही इसका, एक ही इसका है। इट्स मीन कि 2 मोल इधर हैं, 2 मोल इधर हैं, दोनों इक्वल हैं। तो याद रखिएगा कि जब इक्वेशन में नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ रिएक्टेंट के, तो Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा। Kc हैज़ नो यूनिट व्हेन द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ़ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, सॉरी यहाँ पे रिएक्टेंट थे और यहाँ पे प्रोडक्ट थी, ठीक है। यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के जब नंबर ऑफ़ मोल इक्वल हो जाएंगे तो Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा। लेकिन इन केस जब ये डिफरेंट होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है और ये अमोनिया बनाते हैं। नंबर ऑफ़ मोल लिखने के लिए 132 ये फिगर याद रखेंगे। 1 मोल इसका है, ठीक है, 3 मतलब 3 इसके हैं और 2 मतलब 2 अमोनिया बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें इसका Kc लिखने का क्या तरीका होता है। Kc इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट पढ़ा है ना हमने, तो यहाँ पे अमोनिया ऊपर आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट है अमोनिया की कंसनट्रेशन, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ अब इनका लिखें, कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की पावर क्या है 3, क्योंकि कोफिशिएंट उसका 3 है। इसको इक्वल करें। अब
ये एक्टिव मैसेज हैं, इनके ज़ाहिर सी बात है कंसंट्रेशन है तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसके लिए हो गया, इसके लिए भी लिख लें मोल पर डेसीमीटर क्यूब, थोड़ा सा छोटा हो गया, बाहर ना चला जाए, 3 है इसकी पावर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इधर लिख लेते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर है ना ऊपर, तो 2 मोल बन जाएंगे और डेसीमीटर क्यूब की पावर बन जाएगी -6, -6। नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें हाइड्रोजन वाले केस में, तो मोल 3 और 1 इधर, यानी मोल की पावर बन गई 4 और डेसीमीटर क्यूब क्या बनेगा, डेसीमीटर क्यूब 1 इधर है और 3 3 9 बार उधर हो जाएगा और 3 ये, यानी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 12 आ जाएगा। जब ये ऊपर जाएंगी सारी की सारी वैल्यू, तो मोल -2 और डेसीमीटर क्यूब ये ऊपर जाएगा, माइनस का ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो +6। तो दिस इज़ द यूनिट ऑफ फॉर दिस रिएक्शन। ये बहुत सिंपल हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी एफएससी में भी। मकसद बताने का ये है कि ये इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको यूनिट लिखना आना चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए। उसके बाद है जी हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन तक, यानी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन कितने हमारे पास स्टार्ट पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल थे और कितने डिसोसिएट हो चुके हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम टू इनिशियल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, यानी जितने स्टार्ट के ऊपर थे हमारे पास, एट लास्ट वो कितने बाकी रह गए हैं, ठीक है। तो उनके दरमियान की जो रेशो होती है उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नाम देते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये साहब जो हैं इन्होंने कहा कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो सिस्टम जो बेचारा होता है वो कोशिश करता है कि उस स्ट्रेस को नलीफाई किया जाए, उस इफ़ेक्ट को जहाँ तक पॉसिबल हो सके कम किया जा सके। याद रखिएगा कि वो जो स्ट्रेस होता है वो कम्प्लीटली नलीफाई या उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट जी, तो ये वाला टॉपिक ऐसा है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर 2017 वाले में। सबसे पहली तो बात ये पूछी गई थी कि जी आर्टिफिशियल मिलर क्या होता है। तो ये जो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड है इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल मिल्क, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मिल्क का फार्मूला पूछा हुआ था आपसे 2017 में। बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड को आर्टिफिशियल मिल्क का नाम देते हैं। अब हम चेक करने लगे हैं कि किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जब आप कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। तो याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज़ करते हैं रिएक्टेंट साइड के ऊपर या देखें इधर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करें या प्रोडक्ट की तरफ से आप प्रोडक्ट रिमूव करें, प्रोडक्ट को रिमूव करें और कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करें, यानी रिएक्टेंट साइड के ऊपर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करें और प्रोडक्ट साइड से आप प्रोडक्ट निकालते जाएं, रिमूव करते जाएं, तो इस केस में जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड जाएगा। दोबारा बोलता हूं मैं, इफ़ रिएक्टेंट एडेड एंड रिमूव प्रोडक्ट, यानी आप क्या कर रहे हैं, आपने ऐसा किया कि रिएक्टेंट आर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपने ऐड किए हैं
रिएक्टेंट ऐड किए हैं और प्रोडक्ट आपने रिमूव की है, ठीक है। तो इस केस में जो रिएक्शन होगा वो ज़ाहिर सी बात है फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या राइट साइड की तरफ जाएगा। एक चीज़ हो गई। दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि अगर हम ऐसा करें कि रिएक्टेंट को रिमूव करें और प्रोडक्ट को ऐड करें, तो इस केस में क्या होगा, रिएक्शन हमारा बैकवर्ड आएगा, यानी लेफ़्ट साइड की तरफ आएगा। सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। बेसिकली ये एक सिंपल चीज़ सुने ना, हम रिएक्टेंट साइड से हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं और प्रोडक्ट साइड से हमने एक चीज़ रिमूव कर दी है। तो जाहिर सी बात है रिएक्शन फिर इधर से इधर को ही जाएगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, ठीक है। और अगर हम रिएक्टेंट साइड से रिमूव कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो बैकवर्ड रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ये है जो मैंने 2-3 दफ़ा बोल दी है। यहाँ पे इस रिएक्शन में देखें कि जब आप वाटर को ऐड करने की कोशिश करेंगे, वाटर को ऐड करें और HCl को आप निकालें या प्रोडक्ट आप निकालें, तो रिएक्शन इधर को जाएगा। अगर आप HCl डालते हैं तो रिएक्शन वापस जाएगा। अगर वाटर डालेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यानी कि जो सोल्यूशन होगा वो मिल्की कलर का में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आप HCl डालेंगे तो रिएक्शन दोबारा क्लियर होना शुरू हो जाएगा, मतलब सोल्यूशन क्लियर होना शुरू हो जाएगा। इट्स मीन कि आप रिएक्टेंट की तरफ वाटर ऐड कर रहे थे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा, जब आप HCl डालेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आने की कोशिश करेगा। तो दिस इज़ बेसिकली इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जी, तो अब ज़रा गौर से सुनना है आपने। एक पहले रिलेशन याद रखें कि प्रेशर का नंबर ऑफ़ मोल के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। अब हमने इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर को डिस्कस करने लगे हैं। ये अगर आप याद रखेंगे ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से आपने याद ये रखना है कि भाई साहब जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल कम होंगे, चूँकि डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप P इंक्रीज़ करते हैं तो N इंक्रीज़ होना है। N कैसे इंक्रीज़ होना है, यानी कि रिएक्शन जो है उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ़ मोल कम होंगे। प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस तरफ रिएक्शन जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल कम होंगे। अब इधर आते हैं इस इक्वेशन की तरफ। नंबर ऑफ़ मोल इधर कैलकुलेट करें तो 3 है, ठीक है, और इधर कैलकुलेट करें तो 2 हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि नंबर ऑफ़ मोल कम इधर हैं। अगर आप इस रिएक्शन में प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन भाई साहब किस तरफ जाएगा, जिधर नंबर ऑफ़ मोल कम है, यानी SO3 यानी प्रोडक्ट की तरफ। जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इस रिएक्शन के अंदर जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। जब आप प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, जब आप प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन आपका उस तरफ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होंगे। तो इट्स मीन कि रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन आइडियलाइज दिस वन। याद रखें बस कि प्रेशर आपने बढ़ाया तो वो उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ़ मोल कम हुए। तो कम किधर हैं, इधर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस तरफ जाएगा रिएक्शन जिधर नंबर ऑफ़ मोल कम होंगे, ठीक है। और अगर आप प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से सिर्फ ये याद रख लें
कि इस रिएक्शन के लिए क्या चीज़ फेवरेबल है? भाई साहब सिर्फ प्रेशर बढ़ाओ, इस रिएक्शन में अच्छा आप रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि अगर प्रेशर का उस वक़्त कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा जब नंबर ऑफ़ मोल रिएक्टेंट के बराबर हो जाएंगे प्रोडक्ट के। यानी अगर इधर भी 2 मोल होते, इधर भी 2 मोल होते तो प्रेशर का कोई असर नहीं होना था। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल मस्ट बी डिफरेंट, नंबर ऑफ़ मोल मुख्तलफ होने चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल डिफरेंट होने चाहिए। एक चीज़ ये याद रखें कि अगर तो नंबर ऑफ़ मोल किसी इक्वेशन में इक्वल हैं तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का, जो मर्ज़ी करते फिरें अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरी चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है फॉर गैसियस रिएक्शन। सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए प्रेशर वर्क करता है, सॉलिड प्लस लिक्विड के लिए ये वर्क नहीं करता। अगर आपके रिएक्टेंट गैस सॉलिड या लिक्विड हैं तो आप प्रेशर का जो मर्ज़ी करते फिर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, प्रेशर का जो मर्ज़ी करते फिरें कोई फ़र्क नहीं होगा। और क्या होगा? और यहाँ पे ही हम एक और चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब प्रेशर और वॉल्यूम को जहाँ भी हम बात करते हैं ना वो इकट्ठी करते हैं। ठीक है, कंडीशन वही है कि ये गैसेस के लिए ही वर्क करेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम उस वक्त ही होगा जब गैसियस फेज़ में रिएक्शन होगा, सॉलिड और लिक्विड के लिए काम नहीं करेगा। नंबर ऑफ़ मोल दोनों तरफ बराबर होते हैं फिर भी काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखें, इसी रिएक्शन में अब हम बातें करने लगे हैं अबाउट वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन जो होता है ना वो रिवर्स होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रेशर बढ़ाया था वहाँ अल्टीमेटली वॉल्यूम का क्या करेंगे, हम वॉल्यूम को क्या करेंगे, वहाँ पे कम करेंगे, तो फिर ही रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो फिर अच्छा काम होगा और बैकवर्ड रिएक्शन आएगा। इट्स मीन कि यहाँ से हमने एक सिंपल रिज़ल्ट निकाल लिया। देख लें कि प्रेशर इस रिएक्शन के लिए प्रेशर बढ़ाना और वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना ये फेवर करता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और यहाँ पे प्रेशर का डिक्रीज़ करना और वॉल्यूम बढ़ाना ये करता है फेवर इस काम के लिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दिस ओनली वर्क फॉर गैसियस स्टेट, नॉट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। जी, तो अगर आप ये स्टेटमेंट कहीं भी लिख लें, कॉपी पे, बुक पे, जहाँ मर्ज़ी लिख लें, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम डिक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा, रिएक्शन गोज़ ऑन दैट साइड वेयर द नंबर ऑफ़ मोल्स आर लेस। पहले ही बातें मैंने समझा दी हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर के इन्वर्स होता है वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम अल्टीमेटली फिर हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो फिर इस केस में रिएक्शन जो होगा उस साइड पे जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल कम होंगे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर इसका उलट कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब होप सो कि आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप गौर से इसको देख लेंगे तो। जी, तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हमने स्टार्ट पे भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। देख लें जी दोबारा, यहाँ पे स्टार्ट पे भी हमने बात की थी कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ यानी हीट जो होगी वो पॉजिटिव हुई यानी हमें बाहर से देना पड़ी, तो उस केस में यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करते हैं
टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हैं अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस में, तो रिएक्शन जो होता है वो फेवर करता है, फेवर ऑन राइट साइड, राइट साइड लिख लें या फॉरवर्ड लिख लें, ठीक है। अगर आपके पास आपके सामने एक ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ है जो कि एंडोथर्मिक है, जिसकी डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाना भाई साहब आपको फ़ायदा दे सकता है। मतलब क्या है कि वहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक है, इट्स मीन कि वहाँ पे जब आप टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स होगा, ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे होगा, लेफ़्ट साइड पे होगा, या इसको बैकवर्ड बोल लें। बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये इंडस्ट्रियली भी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट दे दिया उसने कि भाई साहब अगर एंडोथर्मिक कोई प्रोसेस है तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ाने का फ़ायदा है आपको, लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये सारे काम करते हैं। और इस यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, तो इसी को हम जोड़ते हैं थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी के साथ, सॉल्युबिलिटी के साथ इस कॉन्सेप्ट को जोड़ते हैं। कहता है कि अगर भाई साहब आपके पास प्रोसेस है एंडोथर्मिक, ठीक है, यानी आपने वाटर में कोई साल्ट फेंका है तो उसमें से हीट जो है आपको देनी पड़ रही है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जब आप, तो सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। अगर आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। और अगर आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। कैसी अजीब चीज़ है ना कि सम टाइम टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है, क्यों? कि भाई साहब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कैटालिस्ट की। देखें जी, कैटालिस्ट हमने पहले ही बात कर दी है कि कैटालिस्ट क्या काम करता है। इसका काम होता है आल्टर करना, यानी आल्टर किसको करना? स्पीड ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को। और उसके बाद हमने ये भी बात की कि जो कैटालिस्ट होता है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है और टाइम सेविंग होती है, इससे टाइम सेव करता है, यानी रैपिड रिएक्शन हो जाता है और लेस टाइम में हो जाता है। अगर कोई 10 मिनट में होता है तो कैटालिस्ट डालने से मे बी वो 5 मिनट में हो जाए। तो ये फ़ायदा है जी हमारे पास कैटालिस्ट डालने का, ठीक है। और एक्चुअली कैटालिस्ट लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टेप्स बाय गिविंग न्यू पास टू द रिएक्शन, ठीक हो गया। तो ये थे इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन इक्विलिब्रियम। तो एक और फैक्टर है जी, वो है इनर्ट गैस का इफ़ेक्ट, इनर्ट गैस का इफ़ेक्ट। अब इनर्ट गैस के इफ़ेक्ट में ये स्टेप याद रखें, अगर डेल्टा एन हुआ 0 तो फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इनर्ट गैस डालने से। इनर्ट गैस हीलियम, हाइड्रोजन, कोई ऑर्गन गैस वगैरह, नाइट्रोजन। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो फिर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। प्रेशर कांस्टेंट हुआ, डेल्टा एन पॉजिटिव हुआ, तो फिर के पी की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। और अगर हमारे पास के पी की वैल्यू का इंक्रीज़ होना, इट्स मीन कि प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। अगर डेल्टा एन 0 है उसके ऊपर पी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेल्टा एन अगर नेगेटिव है तो के पी डिक्रीज़ होगा, इट्स मीन कि बैकवर्ड रिएक्शन जा रहा है। तो ये इनर्ट गैस का इफ़ेक्ट है ऑन इक्विलिब्रियम स्टेज। और कुछ और पॉइंट याद रख लें कि जो इक्विलिब्रियम स्टेज होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज जो होती है
ये मोस्ट स्टेबल स्टेज होती है, मोस्ट स्टेबल स्टेज होती है। उसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा कि पीछे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की थी, अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो मोर डिसोसिएशन यानी मोर अल्फ़ा, इट्स मीन मोर प्रोडक्ट, यानी जितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी किसी भी रिएक्शन की। जी, तो अब हम कुछ पढ़ेंगे एप्लीकेशन ली चैटलियर प्रिंसिपल की। आइस वाटर सिस्टम की बात करते हैं। आइस वाटर सिस्टम एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक है, डिक्रीज़ इन वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। फेवरेबल कंडीशन जो है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर हैं इस रिएक्शन के लिए। इसी तरह हमारे पास है वाटर स्टीम सिस्टम। वाटर स्टीम सिस्टम में एवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है, जब यानी वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। डेल्टा पॉजिटिव है, दैट्स मीन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है, इंक्रीज़ इन वॉल्यूम होता है। फेवरेबल है कंडीशन हाई टेम्परेचर और प्रेशर। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे इंक्रीज़ इन वॉल्यूम है जब एवेपोरेशन हो रही है, तो यहाँ पे डिक्रीज़ इन वॉल्यूम है मेल्टिंग जब हो रही है। जब मेल्ट होती है तो डिक्रीज़ इन वॉल्यूम होता है। आपको पता ना कि जब आइस बनती है तो ये 9% मोर स्पेस कवर कर लेती है, तो वही आइस दोबारा लिक्विड में आ रही है तो उसकी स्पेस कम होएगी, यानी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अंडरस्टैंड। और उसके बरअक्स जब एवेपोरेशन हो रही है वाटर की तो एवेपोरेशन वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो याद रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात करें तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के, यानी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स क्या होंगी, प्रेशर के बढ़ाने से बढ़ेंगी। अब उसी ली चैटलियर प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल बार्न हैबर प्रोसेस में हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये हमारे पास रिएक्शन है। सिंपली इस रिएक्शन को देख के जब हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे ना, कंसंट्रेशन की यानी C की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट को निकालते जाएं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज़ करते जाएं एंड रिमूवल करते जाएं प्रोडक्ट की। यानी यहाँ से अमोनिया आप बना रहे हैं ना, तो अमोनिया को निकालते जाएं और इधर जो कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की बढ़ाते जाएं, तो यू विल गेट मोर एंड मोर क्या बोलते हैं, मोर एंड मोर प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है यानी इसका डेल्टा H जो होता है ये -92 होता है, -92.46 किलो जूल पर मोल होता है। और यहाँ पे चेक करें, अगर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हमने पढ़ा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन फेवर करेगा टुवर्ड्स किसकी तरफ जाएगा रिएक्शन, प्रोडक्ट की तरफ, यानी अमोनिया ज़्यादा बढ़ेगा। तो दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि इस रिएक्शन में टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें अगर आप अमोनिया ज़्यादा बनाना चाहते हैं। तो तीसरी चीज़ हमने प्रेशर की करनी है। यहाँ पे कितने मोल हैं ज़रा कैलकुलेट करें, 1 2 4 मोल इधर हैं और 2 इधर हैं। हमने बात की कि प्रेशर का नंबर ऑफ़ मोल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो क्या होगा यहाँ पे, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे
तो रिएक्शन जाएगा अमोनिया की तरफ, यानी जिधर नंबर ऑफ़ मोल कम है उधर की तरफ रिएक्शन जाएगा। तो इस रिएक्शन में हमें और क्या करना पड़ेगा कि प्रेशर जो होगा वो हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि रिएक्शन अगेन प्रोडक्ट की तरफ जाए। और बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तो बिल्कुल प्रेशर के इन्वर्स है, तो वॉल्यूम यहाँ पे करना पड़ेगा हमें डिक्रीज़ टू गेट मोर प्रोडक्ट, यानी अमोनिया। तो ये कंडीशन है अगर आप चाहते हैं कि आप अमोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें इंडस्ट्री में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 काम करने पड़ेंगे। कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी और अमोनिया आपको एक साइड से निकालते जाएंगे, तो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, ठीक है, राइट साइड की तरफ जाएगा। दूसरी चीज़, चूँकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट निकलती है, तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर आप डिक्रीज़ करेंगे तो फेवर करेगा, अमोनिया बनेगा। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में देखें तो नंबर ऑफ़ मोल अमोनिया की साइड पे कम है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा। तो इट्स मीन कि इंक्रीज़ इन प्रेशर फेवर करता है इस रिएक्शन में, और वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो फेवर करेगा। ये तो होगी 4 कंडीशन इस रिएक्शन के लिए। लेकिन कहता है कि इस इतना काम करने से हमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है, यानी उतनी ज़्यादा यील्ड भी नहीं अच्छी होती, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इस चीज़ को सेट करने के लिए हमने एक कंप्रोमाइज़ सेट करना है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये प्रोसेस है स्लो, तो इस स्लो प्रोसेस है तो इकोनॉमिकली भी बेटर नहीं है ना, इंडस्ट्री में करना है हमने, जल्दी बनानी है चीज़ें, प्रोडक्ट, तो ये स्लो प्रोसेस है जो कि अच्छा नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि कंप्रोमाइज़ सेट करते हैं, कंप्रोमाइज़ सेट करेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी आगे कंडीशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इतने डिग्री तक, ऑप्टिमम कंडीशन जिसको बोलते हैं, प्रेशर इतना कर लेंगे और पीस ऑफ आयरन लेंगे और उसमें फ्यूज्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे पास एक्टिवेटर या प्रोमोटर। आयरन को एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे और बार्न हैबर प्रोसेस इसको बोलते हैं, जर्मन केमिस्ट है एफ हैबर, 1933 में दिया, फर्स्ट डेवलप द कॉमन अमोनिया सिंथेसिस के लिए इसको इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ये एग्जैक्ट रिएक्शन भी यानी हीट कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, तो ये बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें हम ये वाला कैटालिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं और एक और प्लाटिनम भी कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और 400 से 500 डिग्री तक हम टेम्परेचर रखते हैं, ठीक हो गया। ये इसकी कंडीशन है जो कि पूछी हुई थी। और इसके अलावा हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में लेड चैम्बर इस्तेमाल करते हैं। एक समझ लें कि उसके ऊपर पूछा हुआ था कि लेड की लाइनें क्या होती हैं, तो उसके ऊपर 9 लेड लाइनें उसके ऊपर नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो अभी मेरे जहन में आए, ठीक है जी। तो उसके बाद है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एक बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं यानी वीक आयोनाइज होते हैं, तो उनके लिए आयनिक रिलेशन है। और उसके बाद KW है, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। ये टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। अब कहता है, बुक वाले ने भी लिखा हुआ है कि अगर आप 0 डिग्री से 100 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो आप नोट करेंगे कि 70% जो है ना सॉल्युबिलिटी यानी कि ये KW की वैल्यू बढ़ती है, यानी प्रोडक्ट बढ़ती है, आयनिक प्रोडक्ट बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। और अगर इसका हम नेगेटिव लॉग लेते हैं तो PKW आ जाता है जो कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और KW और PKW एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसी तरह साइंटिस्ट है सोरेनसन, जिसने pH और POH का कॉन्सेप्ट जो है ना
दिया हमें। नेगेटिव लॉग होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का POH। उसके बाद ये टेबल है जो कि आपको ज़रूर इसको देखना चाहिए, चूँकि हमसे इस वक्त इस दफ़ा ह्यूमन स्टोमक की जो pH थी वो पूछी गई हुई थी, ह्यूमन स्टोमक की। तो इसका हमें आइडिया होना चाहिए। ह्यूमन स्टोमक की जो होती है ना, बेसिकली आंसर में 2 था, लेकिन 1.5 से लेके 3.5 तक होती है। तो आंसर में ये चीज़ें नहीं थी, 2 था, तो इट्स मीन के 2 ह्यूमन स्टोमक की pH होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, pH और POH आपको इन चीज़ों की देखना होगी। ठीक है, उसके बाद जी pH रेंज जो होती है 0 से 14 तक होती है, 25 डिग्री के ऊपर। फॉर न्यूट्रल pH 7 होती है, लेस देन 7 एसिडिक होती है, मोर देन 7 बेसिक होती है। 10⁻³ से लेस हो अगर Ka की वैल्यू, ये एसिड कांस्टेंट है, अगर इससे लेस हो तो वो वीक एसिड होता है। ठीक है, जैसे कि एसिडिक एसिड है, वीक एसिड है, H2S है, वीक एसिड है, वाटर है, वेरी वीक एसिड है। इसी तरह अगर 1 से लेके 10⁻³ तक होती है, देन द एसिड विल बी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। अगर Ka ग्रेटर देन 1 होती है तो इट्स मीन के एसिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जैसे HCl की Ka वैल्यू 10⁻7 है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसी तरह ये है और इसी तरह ये है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। द परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड डिपेंड upon the extent of dilution of their aqueous solution। ज़ाहिर है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड कर रही है कि डाइल्यूशन कितनी है, जितना डाइल्यूट करते जाएंगे कम होती जाएगी। उसके बाद आपको पता है कि Ka का जब यानी कि एसिड कांस्टेंट है तो उसका जब नेगेटिव लॉग लेंगे तो pKa बन जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, pKa और Ka बिल्कुल इन्वर्स होते हैं। ठीक है, लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है। लोरी ब्रॉन्स्टेड JM लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड JW ब्रॉन्स्टेड ने 1923 में दिया था। ये एसिड क्या होते हैं? लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग CPC विच डू नॉट हैव और हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन ट्रांसफ़र एसिड बेस कॉन्सेप्ट है लोरी ब्रॉन्स्टेड का। ये इसको एसिड बेस कॉन्सेप्ट में भी हम अच्छे से कर चुके हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में भी हम उसमें सीख चुके थे कि जितना कोई एक एसिड का जितना वीक उसका कॉन्जुगेट बेस, यानी ये एक वीक एसिड है ना एसिटिक एसिड, तो इसका ये वाला जो होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक होगा, लेकिन एक वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, कॉमन आयन इफ़ेक्ट, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, कॉमन आयन इफ़ेक्ट हो गया, बफर सॉल्यूशन हो गए, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है ना ये एप्लीकेशन है ली चैटलियर प्रिंसिपल की। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है कॉमन आयन इफ़ेक्ट, नंबर 1। नंबर 2 डेफिनेशन देख लें, द सुप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग कॉमन आयन। देखें होता पता क्या है, लेट से हमारे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन है और यहाँ पे हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, यहाँ से हम कोई कॉमन आयन इसमें डालेंगे ना, जब कॉमन आयन डालेंगे तो इसकी जो आयोनाइजेशन होगी ना, आयोनाइजेशन जो होगी वो सुप्रेस हो जाएगी। सुप्रेस मतलब कम हो जाएगी। सुप्रेशन की वजह से प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे और साथ ही क्या होगा कि अनआयोनाइज्ड स्पीशी की जो कंसंट्रेशन होगी वो बढ़ती जाएगी। सो दिस इज़ बेसिकली कॉमन आयन इफ़ेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। और उसके बाद बफ़र सॉल्यूशंस हैं जी। बफ़र सॉल्यूशन इसलिए हम तैयार करते हैं कि ये रेजिस्ट करते हैं, यानी pH को चेंज नहीं होने देते। ठीक है, pH चेंजिंग से बचाते हैं।
एसिड और बेस की, और लेबॉर्ट्री में मैक्सिमम हम मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस करते हैं, तो उस वक्त ताकि pH चेंज ना हो तो हम बफ़र सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ एनालिसिस में। फिर उसके बाद एसिडिक बफ़र सॉल्यूशन होते हैं जिसमें एक वीक एसिड होगा और उसका स्ट्रॉन्ग बेस, यानी साल्ट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका बना लेंगे। ज़ाहिर है एसिडिक का तो pH लेस देन 7 होगी, और ये एग्जांपल है एसिडिक सॉल्यूशन की। उसके बाद बेसिक बफ़र बनाना है आपने। बेसिक में वीक बेस होगा और साल्ट होगा उसका विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये एग्जांपल है उसकी। जो हमारे पेपर में इस दफ़ा पूछा गया था, वो पूछा गया था कि विच बफ़र डज़ नॉट एग्जिस्ट ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर कौन सा बफ़र नहीं होता। फास्फेट बफ़र होते हैं, प्रोटीन बफ़र होते हैं, डिफरेंट किस्म के बफ़र होते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड बफ़र ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता। तो ठीक है, बफ़र सॉल्यूशंस की एग्जांपल ज़रूर चेक कीजिएगा किसी और सोर्स से। उसके बाद हैंडरसन इक्वेशन है। हैंडरसन इक्वेशन होती है pH या pOH को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। बफ़र कैपेसिटी किसी बफ़र की रेजिस्ट करने की कितनी कैपेसिटी है उसको बफ़र कैपेसिटी का नाम देंगे। फिर उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और कॉमन आयन इफ़ेक्ट की बात करें तो कॉमन आयन इफ़ेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल और थर्ड ग्रुप के बेसिक रेडिकल, ठीक है, इनके एनालिसिस के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली कुछ साल्ट आयनिक कंपाउंड होते हैं या साल्ट होते हैं जो कि स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, और उनकी सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए एट इक्विलिब्रियम के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए हम एक टर्म सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसको KSP बोलते हैं हम, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये इक्विलिब्रियम के ऊपर है, ठीक है। अब बात हो गई कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगली बात, एप्लीकेशन KSP हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम सॉल्युबिलिटी, यानी हाउ मच सॉल्युबल इज़ साल्ट एट इक्विलिब्रियम। KSP की हेल्प से हम सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर KSP की वैल्यू हुई आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल तो सॉल्यूशन जो होगा सैचुरेशन होगी, उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उस टाइम। अगर KSP की वैल्यू ग्रेटर हुई आयनिक प्रोडक्ट से तो अनसैचुरेशन होगी सॉल्यूशन में, मतलब उसमें मज़ीद अभी हाजत होगी कि उसमें हम कोई चीज़ मज़ीद डिज़ोल्व कर सकें। KSP लेस देन आयनिक प्रोडक्ट हुई तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, ठीक है। और डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP, यानी KSP सॉल्युबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और ये वाले रिज़ल्ट इससे निकाल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक हो गया जी। तो अभी जो लास्ट हमारे पास पॉइंट रह गया है ना, वो है वांट होफ इक्वेशन। बेसिकली वांट होफ इक्वेशन है जो केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है, और टेम्परेचर जो पढ़ा है हमने। टेम्परेचर हमने पहले ही बात की कि इक्विलिब्रियम के ऊपर या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई भी चीज़ असर नहीं करती, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो कि असर करती है, और वो कौन सी है? वो है टेम्परेचर। और एक ही केमिकल इक्विलिब्रियम में ये वाली इक्वेशन है जो कि बताती है हमें रिलेशनशिप के बारे में बताती है, जो कि ये इक्वेशन है। और दो तरीक़ों से इसी इक्वेशन को पूछा हुआ था हमारे इस पेपर में। बेसिकली ये d/dt ln के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है, और यहाँ पे ये जो है डेल्टा H0 ये स्टैंडर्ड इंथाल्पी है, ठीक है।
इसका मतलब हुआ कि के इक्विलिब्रियम जो है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर, यानी जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। और उसके बाद ये जो डेल्टा एच नॉट है, अब ये जो टेम्परेचर है ना, यानी ये जो चेंज है ये डिपेंड करती है कि इंथाल्पी कितनी चेंज होती है किसी सिस्टम की या किसी रिएक्शन की एट इक्विलिब्रियम स्टेज। सो दिस इज़ वांट ऑफ इक्वेशन एंड दिस गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है। और इसको वांट ऑफ इक्वेशन या इसको बोलते हैं वांट ऑफ आइसोकोर, वांट ऑफ आइसोकोर का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे चेक भी कर लें कि बफर सॉल्यूशन ह्यूमन की पीएच है, ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। उसके बाद ये कैटलिस्ट है इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये भी हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर में है। V2O5 प्लाटिनम भी इसके अलावा इस्तेमाल करते हैं। और टम्परेचर भी 400 से 500 के दरमियान सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड तक इस्तेमाल करते हैं। और बफ़र था, बफ़र सॉल्यूशन नॉट इन ह्यूमन बॉडी एसिडिक एसिड बफ़र सॉल्यूशन नहीं होता। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में लेड लाइनिंग नहीं होती। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करने का, उसमें जो बना होता है लेड चैम्बर, उसके ऊपर लाइनिंग नहीं होती लेड की, ठीक है। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो आर्सेनिक ऑक्साइड हैं उनको रिमूव करते हैं हम फेरिक हाइड्रोक्साइड से, FeOH थ्राइस की हेल्प से हम इनको रिमूव करते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का सारा जो है ना, ये हमारी सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है ना उसमें है, ठीक है। तो टाइम मिला तो इंशाल्लाह हम अपनी इनऑर्गेनिक के लेक्चर को फर्दर इन्हांस करेंगे, उसमें डिटेल में इंडस्ट्रीज़ वगैरह, केमिकल्स और केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स की बातें करेंगे इंशाल्लाह। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ब्रीफली मैंने इसको बड़ा कोशिश की है कि थोड़े से टाइम में इसको मैं बयान कर दूं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि इतने शॉर्ट टाइम में एक चैप्टर को इतना एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जो चीज़ें हमारे नॉलेज में थी, जहाँ तक पॉसिबल था, वो आपके साथ शेयर की हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।